Okay, hi everybody. How are you all? Hope you can see the screen and you can hear me as well. Okay, fine. Wait, मैंने annotations disable नहीं किए थे, so I need to share it again. Just wait a minute. I'll share it again and then you'll be able to see the screen. See, like what did we cover in the last class? We covered the last topic, I guess, was effect of dilution, right? हमारा last topic क्या था? Effect of dilution. कि dilute करेंगे एक particular solution को तो क्या होगा? मतलब कंडक्टिविटी में क्या चेंजेस आएंगे, मोलर कंडक्टिविटी में क्या चेंजेस आएंगे, राइट? ओके, सो वाज दैट क्लियर रेवेंट? उसमें किसी को अभी भी डाउट है या वाज दैट क्लियर? प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। वो बात समझ में आ गई या नहीं आई? ठीक है, देखो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा था कि एक्चुअली में क्या है ना? तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, वो वाली टॉपिक है ना। तो देखो क्या है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कापा, जस्ट अ मिनट, एंड लेम्डा एम। कापा होता है कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और लेम्डा एम होता है मोलर कंडक्टिविटी। तो देखो एवरीबॉडी, ये बात ध्यान से सुनना, मैं जो भी बोल रहा हूँ कि कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो चीज होती है, कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं। आई एम राइटिंग सी टू रिप्रेजेंट चार्ज कैरियर्स, ठीक है? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं। और मोलर कंडक्टिविटी एवरीबॉडी होता है कापा इंटू वी अपॉन एन। तो कापा को तुम लिख दो चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम अपॉन एन। तो ये जो है तुम देख सकते हो कि कापा इज डिपेंडेंट ऑन सी अपॉन वी, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, और लेमडा एम जो होता है वो डिपेंड करता है टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट मोल, राइट? ये सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आनी चाहिए। लेमडा एम जो है मोलर कंडक्टिविटी बोल रहे हैं हम इसको। लेमडा एम डिपेंड करता है चार्ज कैरियर्स पर यूनिट मोल, यानी कि ऐसा डिफाइन करेंगे कि एक मोल में कितने चार्ज कैरियर्स हैं। जैसे एक मोल इलेक्ट्रोलाइट को अपन पानी में डालते हैं तो उससे कितने इलेक्ट्रोलाइट्स जनरेट होते हैं, राइट? और स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको हम कंडक्टिविटी बोलते हैं, वो ऐसे डिफाइन करते हैं कि एक गिवन वॉल्यूम में कितने चार्ज कैरियर्स हैं। तो पानी डालोगे एवरीबॉडी, पानी डालोगे तो चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है, एंड दैट इज व्हाई स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस, बट टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स डिसोसिएशन ज्यादा होने की वजह से बढ़ जाते हैं। इसीलिए हम वैसा समझाते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी बढ़ता है डाइल्यूशन के साथ और स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम होता है डाइल्यूशन के साथ। आई होप इट मेक्स सेंस एंड इट इज क्लियर टू एवरीवन। इसमें किसी को डाउट है, यू कैन आस्क, ठीक है? सो दैट इज व्हाई, सो मोलर कंडक्टिविटी या फिर मोलर कंडक्टेंस बोलो, इंक्रीजेस विथ डाइल्यूशन, एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कापा जो है डिक्रीजेस विथ डाइल्यूशन। ठीक है, कुछ होमवर्क दिया था तुम लोगों को, वो तो कर लिया होगा, बहुत इजी क्वेश्चंस थे एवरीबॉडी, वो तो कर लिया है ना? चार्ज को, आदित्य से इस चार्ज को क्यू लिखो। एक्चुअली क्यू हम फैराडेज लॉ में यूज कर रहे हैं चार्ज को, तो हम एक एक्चुअली क्या होता है ना कि एक बार सिंबल जो हम यूज कर लेते हैं तो उसकी आदत बन जाती है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में हम क्यू यूज करते थे ना चार्ज के लिए, और वो चार्ज होता था, यहाँ चार्ज कैरियर्स का नंबर है। तो नंबर तो एक तरह से कॉन्सेंट्रेशन है आदित्य, तो इट इज बेटर वी यूज सी। कॉन्सेंट्रेशन ही तो है वो चार्ज कैरियर्स का, या फिर बोल सकते हो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स है, तो सी यूज करना ही रिलेटिवली बेहतर होगा। क्यू हम क्या करते थे ना, क्यू यूज करते थे किसके लिए? ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में चार्ज के लिए यूज करते थे, वो एक्चुअल चार्ज होता था, ठीक है? ओके, नाउ लेट अस कम टू इंटेक्स एक्सरसाइज 5। ये तो लिखना नहीं है ना एवरीबॉडी, ये तो लास्ट क्लास में लिखा था हमने। एवरीबॉडी कैन आई स्क्रॉल डाउन? तो लेट अस कम बैक टू द टॉपिक। इंटेक्स एक्सरसाइज 5 की हम लोग बात करने वाले हैं
इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 5 में बताओ, हो गया सारा सॉल्व? क्वेश्चन 1 2 3 4, इसमें किसी को डाउट है? इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन 1 2 3 4, ठीक है। 5 नहीं करने के लिए बोला था, ठीक है ना। 6 7 8 9 10, 2 में दोनों ऑप्शन सेम है। वेदांत सेज 2 में दोनों ऑप्शन सेम है। कौन सा? तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक सही होगा उसमें, और क्या, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बी और सी सेम है तो आंसर वही है क्या? आंसर, अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें किसी को डाउट है? आगे बढ़ जाए हम लोग, ठीक है, ओके फाइन। देखो हमने ये सीखा था कि मोलर कंडक्टिविटी जो है डाइल्यूशन के साथ बढ़ता है और स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो कम होता है। तो थ्योरेटिकली हम सोचें तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एक कंडीशन होती है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब समझ रहे हो, पानी तुमने इनफाइनाइट अमाउंट में ऐड कर दिया। देखो थ्योरेटिकली ये पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि तुम इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करोगे, बट थ्योरेटिकली तो हम बोल सकते हैं ना। इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ, यदि तुमने पानी डाल दिया, जैसे तुमने 1 मोल एसिटिक एसिड लिया, तो ऑब्वियसली ये पूरा डिसोसिएट तो नहीं होता, तो तुमने इसमें पानी ऐड कर दिया, इनफाइनाइट वाटर, इनफाइनाइट लीटर ऐड किया तुमने, ठीक है एवरीबॉडी। एवरीबॉडी इसमें तुमने, श्रेयस जल्दी करो, स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे तुमने इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ वाटर डाल दिया। आपने ही नहीं डाला था ना? क्या पूछना चाह रहे हो आदित्य? व्हाट डू वांट टू आस्क? व्हाट डू वांट टू आस्क? आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। श्लोक, होमवर्क ग्रुप पे डाल, ग्रुप पे होमवर्क तो डाला ही था। 1 मिनट, एवरीबॉडी ग्रुप में होमवर्क नहीं डाला था? डाला तो था मैंने, यू माइट नॉट हैव चेक्ड इट। अच्छा, कोई एक बैच में नहीं डाला था क्या? मेरे हिसाब से सब में डाला था। कौन से बैच में नहीं डाला था? किसी बैच में नहीं भेजा गलती से, हो सकता है एक आध बैच छूट गया होगा। B1 में नहीं डाला था? B1 छूट गया था क्या? अच्छा, B1 में नहीं डाला, हाँ ठीक है, B1 में मैसेज नहीं गया, कोई बात नहीं, तुम इंटेक्स एक्सरसाइज 5 कर लेना, आसान है वो तो। हाँ देखा मैंने, B1 में PDF शेयर किया था, बट होमवर्क नहीं शेयर किया, ठीक है कोई बात, आसान है, कर लेना। So now coming to 1 mole acetic acid। 1 मोल एसिटिक एसिड देखो डिसोसिएट पूरी तरह से नहीं होता है, बट यदि तुमने वॉल्यूम ऑफ H2O इनफाइनाइट लीटर डाल दिया, तो अब ऐसा बोल सकते हैं क्या कि अल्फा 1 हो जाएगा? एवरीबॉडी ये बात समझ में आ रही है? जब तुमने पानी इनफाइनाइट डाल दिया तो अल्फा 1 हो सकता है ना थ्योरेटिकली। तो इस स्टेट को हम बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और उस केस पे लेमडा एम क्या होगा? लेमडा एम हो जाएगा, लेमडा एम नॉट लिखते हैं या फिर लेमडा एम इंफिनिटी लिखते हैं, यानी इसके सोल्यूशन ग्रुप पे डाल दो ना। अरे ग्रुप का सोल्यूशन तो हम लोग डाले ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मॉडल का सोल्यूशन नहीं डाला है क्या? एवरीबॉडी मॉडल का सोल्यूशन तो डाला है ना? दिया तो है। कौन से ग्रुप में, कौन से बैच में हो तुमने, कौन है मिला है? कौन से बैच में हो बताओ? सारे ग्रुप में मेरे हिसाब से दिया तो है। फाइन, अभी क्या है, हम ऐसा बोलते हैं कि लेमडा एम अप्रोचेस इनफाइनाइट, ये मैक्सिमम वैल्यू, तो होता क्या है, मोलर कंडक्टिविटी अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये बात तो समझ में आ रही होगी तुम्हें कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ये मैक्सिमम हो जाता है। सो इट इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इसको बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकता। और ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा एम इंफिनिटी या फिर लेमडा एम नॉट।
लेमडा एम इन्फिनिटी यूज करते हैं या फिर लेमडा एम नॉट? देखो इन्फिनिटी पुराना तरीका है, एनसीईआरटी लेमडा एम नॉट यूज करता है, ठीक है। तो ये बात तो आसान है, तुम्हें समझ में आ गई होगी कि मोलर कंडक्टिविटी जो है वो पानी डालने से बढ़ता है, बिकॉज वो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट मोल पे डिपेंड करता है। तो यदि मोल फिक्स है तो पानी डाल रहे हो तुम सॉल्यूट के तो मोल्स चेंज हो नहीं रहे, सिर्फ पानी बढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ता जाएगा तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा। मैक्सिमम कब होगा? ये मैक्सिमम होगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी होता है, सो ये कुछ नहीं लिखा है, ये फुल स्टॉप है, उसको हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे होता है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। एक सेकंड लिख लो तब तक, मैं एक व्यक्ति कॉल है। हेलो, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। हु इज दिस साइड? एक्चुअली मेरी अभी क्लास में, आपको 2:30 कॉल करूंगा, ठीक है। फाइन। तो देखो उस स्टेट पे जो होती है मोलर कंडक्टिविटी, इसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे वेरिएशन हमने देखा, वेरिएशन विथ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा ये बताओ, हमने सीखा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों के केस में मोलर कंडक्टिविटी जो है डाइल्यूशन से बढ़ता है, बट ट्रेंड एक जैसा होगा क्या एवरीबॉडी? ट्रेंड एक जैसा होगा नहीं, ऑब्वियसली ट्रेंड एक जैसा नहीं होगा। क्या पूछ रहे हो? इनफाइनाइट, हाँ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एसिड पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एसिड पूरा डिसोसिएट हो जाएगा। और स्क्रॉल अप करूं? तुम लोग जल्दी करो यार, नोट्स तो मिल जाते हैं ना तुम लोगों को। डन, ओके। अब हम देखते हैं वेरिएशन विथ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों की बात करें तो दोनों के केस में वेरिएशन एक जैसा नहीं होता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। दोनों के केस में वेरिएशन एक जैसा नहीं होता है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? हाँ या ना, कुछ तो बोलो। अब देखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा। देखो CH3COH को पानी में डालोगे तो CH3COH CO ये इस तरह से डिसोसिएट होगा, CH3CO माइनस और H प्लस। इनिशियली इसका कॉन्सेंट्रेशन C था, T इज इक्वल टू 0 पे, तो T इज इक्वल टू T1 पे आएगा C1 लेट से C माइनस सी अल्फा, सी अल्फा, सी अल्फा। तो अब देखो लेमडा एम क्या होता है एवरीबॉडी? लेमडा एम होता है K अपॉन C। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? लेमडा एम तो K अपॉन C होता है, और C यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है ना। तो अब ये K किसके ऊपर डिपेंड करेगा? चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये तो C अल्फा पे ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। एवरीबॉडी ये समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि K इज प्रोपोर्शनल टू C अल्फा। ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? क्योंकि सी अल्फा क्या है? चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम ही तो है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम ही तो है सी अल्फा। ये बात सबको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। ये बात समझ में आ रही है कि चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम ही है सी अल्फा, क्योंकि यहाँ पर तो एन बाई वी होता है ना, तो ये चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम ही है। तो ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ के हिसाब से सी अल्फा को हम लिख सकते हैं रूट अंडर के ए इंटू सी। दिस इज एज पर ऑस्टवर्ल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। एवरीबॉडी इज इट क्लियर? तो अब देखो हमें क्या मिल रहा है, लेमडा एम इज प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर के सी अपॉन सी। तो हमें क्या देखने को मिला? लेमडा एम इज प्रोपोर्शनल टू 1/√c। ये समझ में आ रहा है? लेमडा एम इज प्रोपोर्शनल टू 1/√c, हमें ये रिलेशन मिल गया, ठीक है। ठीक है ना एवरीबॉडी? तो ये इसको एक बार लिख लो पहले तो।
रिटर्न आगे बढ़ जाए। ओके, अब देखो यहाँ पे इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे ग्राफ कैसे बनाते हैं, सी ग्राफ ऐसे बनाते हैं कि लेमडा एम को प्लॉट करते हैं रूट अंडर सी के अगेंस्ट। लिखो जल्दी करो। रिटर्न नमन। हम लोग करते क्या है, लेमडा एम को प्लॉट करते हैं रूट अंडर सी के अगेंस्ट। तो देखो जब रूट अंडर सी 0 है, इसका मतलब क्या हो गया एवरीबॉडी, रूट अंडर सी 0 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स 0 तो है नहीं, n बाई वी यदि टेंडिंग टू 0 है, n 0 नहीं है यहाँ पे, लेकिन n इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब वॉल्यूम इनफाइनाइट है। समझ में आ रहा है, ये वाली जो स्टेट है ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, दिस स्टेज इज इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये समझ में आ रहा है सबको। नंबर ऑफ मोल्स तो हमने एसिड डाला तो 0 नहीं है ना, बट फिर भी कॉन्सेंट्रेशन 0 आ गया, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। तो इस पॉइंट पे इसका कंडक्टिविटी मैक्सिमम होगा, और उसके बाद ये नॉन लीनियर फॉलो करेगा रिलेशन रूट सी के साथ। इस तरह का कुछ रिलेशन फॉलो करता है ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये कुछ इस तरह का रिलेशन फॉलो करेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। और ये 0 जब होगा ना, सी लेमडा एम विल बी टेंडिंग टू 0 व्हेन, क्या होगा बताओ, व्हेन यू हैव सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट, जहां पे पानी नहीं है, राइट तुम्हारे पास सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट टाइप कुछ हो जाएगा, तो उस केस में मोलर कंडक्टिविटी 0 हो जाएगा। ठीक है, जहां पे बॉन्ड्स जरा सा भी ना टूट रहे हो, या कि कंप्लीटली अनडिसोसिएटेड फॉर्म हो इलेक्ट्रोलाइट का। सी की हाँ वो नॉर्मली सी की वैल्यू इनफाइनाइट ही होगी वहां पे, मतलब जिस कॉन्सेंट्रेशन पे वो बिल्कुल अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहेगा ना, उस कॉन्सेंट्रेशन पे कंडक्टिविटी नहीं होगी, और क्या। इज दैट क्लियर, वो एक फाइनाइट वैल्यू ही होगी। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट, अरे कुछ बोलो। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर। लेमडा एम पे लाइन टच कर रहा है या है क्या, देखो लेमडा एम एक्चुअली यहाँ पे 0 कब टच करेगा, ये हम इसको इंटरसेक्ट नहीं कराएंगे एक्स एक्सिस पे। पता है क्यों, क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि वो कहां पे टच करेगा, थ्योरेटिकली हम नहीं बता सकते। थ्योरेटिकली हम ये नहीं बता सकते कि वो एक्स एक्सिस को यानी सी एक्सिस को वाई एक्सिस पे तो टच कर रहा है ये, इट इज टचिंग दी वाई एक्सिस, और उस वाई एक्सिस पे जो लेमडा एम की वैल्यू है यही है इसकी लेमडा एम नॉट, या फिर लेमडा एम इनफाइनाइट, ये इसकी है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये इसकी है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, अभी समझ में आ रही बात, आगे बढ़ जाए अब। ओके एवरीबॉडी, तो लेट अस मूव अहेड नाउ। देखो अब आ जाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करने। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या है, देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसको बोलते हैं जिसके डाइल्यूट सोल्यूशन जो है वो पानी में कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इज दैट क्लियर, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के भी नहीं करेंगे पानी में कंडक्ट, तो सबको पता है। रिटर्न इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लेमडा इंफिनिटी होना चाहिए, लेमडा इंफिनिटी थोड़ी होगा, अल्फा 1 होगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट नहीं होगा, जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा, दैट इज इट। ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी इनफाइनाइट होगा क्या, तो सोचो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कितना भी पानी डाल दो, एक मोल तुमने एसिटिक एसिड डाला है, तो मैक्सिमम कितने चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस कर सकता है वो, एक मोल एसिटेट आयन और एक मोल एसिटिक एसिड, उससे ज्यादा थोड़ी कुछ प्रोड्यूस कर सकता है वो, मतलब एक मोल H प्लस एक मोल एसिटेट आयन, तो उसकी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट थोड़ी हो सकती है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। लेमडा एम के वी अपॉन एम, वी इंफिनिटी तो एन इंफिनिटी, वी इंफिनिटी होगा तो लेमडा एम इंफिनिटी होगा, ऐसा तो थ्योरेटिकली सोच रहे हो क्या, लेकिन के भी तो है, के भी तो कम होता जाएगा ना वहां पे, के विल ऑलमोस्ट बी टेंडिंग टू 0, तो वैसे तो तुम सोचो
K इज एक्चुअली, तुमको ये बताया था ना KV/N लिख करके, कि एक्चुअली KV/N लिख करके क्या आता है, चार्ज कैरियर्स, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट मोल आता है वो। तो KV/N से मत देखो तुम, KV/N जो है वो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट मोल आता है एक्चुअली। तो तुम इनफाइनाइट कर दोगे वॉल्यूम तो लैम्डा m थोड़ी टेंड करेगा इनफाइनाइट को। फाइन, देखो अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। तो एवरीबॉडी, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज समथिंग, अच्छा नहीं नहीं ऐसा, अच्छा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हमेशा क्या डिसोसिएट होता है? An electrolyte which is completely dissociated in its dilute solution, an electrolyte which is completely dissociated in its dilute solution. Is that clear? उसका अल्फा टेंडिंग टू 1 होता है लेकिन डाइल्यूट सोल्यूशन, ठीक है? फाइन, कंप्लीटली आयनाइज होगा बोल सकते हो, आयनाइज यूज कर सकते हो, आयंस जनरेट कर रहा है, बट डिसोसिएटेड इज आल्सो, कोई दिक्कत नहीं है, डिसोसिएटेड भी यूज कर सकते हैं। फाइन, मूविंग अहेड। तो देखो एन इलेक्ट्रोलाइट जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो सकता है या फिर कंप्लीटली आयनाइज होता है इन डाइल्यूट सोल्यूशन में, उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम 10 किलो नमक लेंगे और उसमें 1 बूंद पानी डाल देंगे तो वो पूरा डिसोसिएट हो जाएगा क्या? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? यस और नो? तो डिसोसिएट तो कब होता है एवरीबॉडी? वो डिसोसिएट कब होगा? डाइल्यूट सोल्यूशन में या फिर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में? डाइल्यूट में, राइट? ओके, तो देखो इन डाइल्यूट सोल्यूशन, यदि तुम्हारा सोल्यूशन डाइल्यूट है, इन डाइल्यूट सोल्यूशन जैसे तुमने डाल दिया NaCl, तो डाइल्यूट में तो ये पूरा डिसोसिएट हो जाता है, Na+ और Cl-, राइट? Na+ और Cl- में ये पूरा डिसोसिएट हो जाता है। तो तुमने C रखा इनिशियली, तो T = T1 पे जब तुम्हारा डाइल्यूट सोल्यूशन बन गया तो ये पूरा डिसोसिएट हो जाएगा। तो लैम्डा m जब हम कापा अपॉन C लिखेंगे तो कापा यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू C है, तो ये तुम्हें C/C कोई कांस्टेंट होगा, राइट? तो डाइल्यूट सोल्यूशन में लैम्डा m इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, कंडक्टिविटी में कोई खास चेंज नहीं होगा, राइट? इन डाइल्यूट सोल्यूशन लैम्डा m इज कांस्टेंट, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट? Everybody please respond in the chat box. Is it clear? In dilute solution, molar conductivity of a strong electrolyte will be constant. इसको लिख लीजिए, write it down. Written everyone? Everybody written? C और C के पहले मैंने कापा अपॉन C लिखा है, C और C के पहले कापा अपॉन C लिखा है। C एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, मैंने बात करी है कि डाइल्यूट सोल्यूशन, जैसे NaCl का डाइल्यूट सोल्यूशन हमने ले लिया, ठीक है? तो पहले रुक जाओ, डाइल्यूट का मतलब मान लो 10 लीटर पानी 1 मोल में डाल दिया, 20 लीटर पानी 1 मोल में डाल दिया, इस तरह से, ठीक है? तो उस केस में जब हमने डाइल्यूट सोल्यूशन लिया है, डाइल्यूट सोल्यूशन, तो लैम्डा m K/C है, तो K किसके प्रोपोर्शनल होता है? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम तो C के प्रोपोर्शनल है ना, और C/C कांस्टेंट हो जाएगा। तो डाइल्यूट सोल्यूशन में मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कांस्टेंट है ऑलमोस्ट। इज दैट क्लियर? बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है, यही बोलना चाह रहा हूं मैं। ये लिख लिया सबने? लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे मान लो तुमने 1 किलो नमक लिया है और उसमें 1 बूंद पानी डाला है, एवरीबॉडी 1 किलो नमक ले लिया और 1 बूंद पानी डाला, तो उसमें तो कंडक्टिविटी धीरे धीरे बूंद, जैसे फिर दूसरा ड्रॉप डाला, फिर तीसरा ड्रॉप डाला, एक ड्रॉप मान लो तुम्हारा 1 ml का है, तो जैसे जैसे पानी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे कंडक्टिविटी तो बढ़ेगा ना एवरीबॉडी। इज दैट क्लियर और नॉट? तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो रिलेशन लीनियर होगा या नॉन लीनियर होगा एवरीबॉडी? यहाँ कोई इक्विलिब्रिया तो नहीं होगा ना एवरीबॉडी? यहाँ पे कोई इक्विलिब्रिया तो नहीं होगा कि डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड फॉर्म दोनों एग्जिस्ट करेंगे, यहाँ पे रिलेशन लीनियर होगा ऑब्वियसली। हाउएवर
यहां पर एक चीज ध्यान देना, हाउ एवर देयर इज नो इक्विलिब्रियम, यहां पे कोई इक्विलिब्रिया नहीं है, पानी डालो डिसोसिएशन बढ़ता जाएगा। यहां पे डिसोसिएशन कांस्टेंट नहीं है डिफाइंड, ठीक है आदित्य, देयर इज नो डिसोसिएशन कांस्टेंट डिफाइंड ओवर हियर, देयर इज नो इक्विलिब्रिया, तो यहाँ पर रिलेशन जो है वो लीनियर होगा। तो हम ऐसे समझाते हैं कि जैसे तुम लेमडा एम को रूट सी के अगेंस्ट पिछले बार प्लॉट कर रहे थे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो यहाँ पे अच्छा ये बताओ कितने आदित्य हैं? दीज आदित्य आर हैव बीन आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। तुम लोग वाकई में पूछ रहे हो या टाइम पास कर रहे हो? पहले ये देखता हूँ। आदित्य वी हैव आदित्य 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 आदित्य, 4 आदित्य हैं। कौन कौन से बैच से हो तुम लोग? पूरा नाम डालो तो अपना। आदित्य गुराने B1 और कौन से हैं? फाइन, सी आई टेल यू, देखो यहाँ पे तुम्हें क्या डाउट है, यहाँ पे डाउट क्या है कि मतलब जेन्युइन डाउट है तो पूछो, लेकिन एक चीज बार बार पूछ रहे हो, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि टाइम पास कर रहे हो। व्हेन आई एम सेइंग अल्फा इज टेंडिंग टू 1, अल्फा इज टेंडिंग टू 1, इसका मतलब ये है कि डाइल्यूट सोल्यूशन में हम मानते हैं कि पूरा डिसोसिएट होता है। आयनिक आयनिक बॉन्ड में कॉन्सेप्ट होता है लेवलिंग इफेक्ट। लेवलिंग इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जब भी तुम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डालोगे, हम उनमें कंपैरिजन नहीं करते। ऑल्दो HI बेहतर एसिड होता है HCl से, HCl से बेहतर एसिड HBr भी होता है, बट हम आयनिक में लेवलिंग इफेक्ट मानते हैं कि सारे वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पानी में 100% डिसोसिएट होते हैं, तो अल्फा हम वही मानते हैं। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? यस और नो? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? बट एक्चुअली में उनका भी मतलब डिसोसिएट होने का रेट जो होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर रेट, मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन डिफाइन यदि करोगे तो वो एग्जिस्ट करता है, हम उसको आयनिक में नहीं पढ़ते हैं क्योंकि जरूरत नहीं है, वो रेट बहुत ज्यादा होता है, उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के डिसोसिएशन 10 की पावर 18 होंगे, यानी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो हम उसको इग्नोर करते हैं। बट यहाँ पे कुछ लोग थे, उनका नाम था डेबी ओसांगर हक्कल इक्वेशन। इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल एक ग्राफ बनाया, उन्होंने क्या बोला, लेमडा इज लेमडा नॉट माइनस बी रूट सी। अब ये तो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ बन गया, ये बात तो तुम्हें समझ में आ रही है कि यहाँ पे कोई इक्विलिब्रिया तो नहीं होता, तो कोई मैथमेटिकल रिलेशन नहीं है। जैसे 1 किलो नमक है तुम्हारे पास, तुम बूंद ड्रॉप वाइज पानी डाल रहे हो, तो जितना पानी डालोगे उतना आयंस ज्यादा मिलेंगे, उसके हिसाब से कंडक्टिविटी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे तुम सोचोगे वॉल्यूम इनफाइनाइट है, और यहाँ पे तुम्हें इस तरह से ग्राफ जो है वो नीचे आ गया और यहाँ पे 0 टच कर दिया, तो यहाँ पे तुम्हारे पास सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब यहाँ पे पानी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब इसका स्लोप क्या आ जाएगा एवरीबॉडी? इसका स्लोप क्या आएगा? इसका स्लोप आएगा -b, और b जो है वो डिपेंड करता है, वो लीनियर होगा। इसका प्रूफ क्या है? ये तो एक्सपेरिमेंटल ही है, थ्योरेटिकली यदि तुम्हें बताएं, ये तो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ ही बनाया गया है। थ्योरेटिकली यदि तुम्हें बताएं तो थ्योरेटिकली तुम ऐसे समझ सकते हो कि पानी डालोगे तो डिसोसिएट होता जाएगा, और उस हिसाब से कोई इक्विलिब्रिया नहीं होगा, तो इक्विलिब्रिया नहीं होगा तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जाएंगे, कंडक्टिविटी उसके हिसाब से चेंज होता जाएगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि मैथमेटिकल जो रिलेशन होता है ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जो मैथमेटिकल रिलेशन होता है वो हम डाइल्यूट सोल्यूशन में डिफाइन करते हैं। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? स्ट्रॉन्ग जो मैथमेटिकल रिलेशंस हम बात कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम डाइल्यूट सोल्यूशन में डिफाइन करते हैं, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जनरल ऑर्ट्सवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है। बीच में जो मान लो कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारे पास NaCl का मान लो 100 मोलर है, 200 मोलर है, 300 मोलर है, इसके लिए कोई थ्योरी नहीं होती है, इसके लिए देयर इज नो स्पेसिफिक थ्योरी। तो अब हम इसको थ्योरेटिकली ऐसा समझा सकते हैं कि तुम्हारे पास 1 किलो नमक है, उसमें तुम ड्रॉप वाइज पानी डालते जा रहे हो, तो आयंस बढ़ते जाएंगे, उसके हिसाब से नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जाएंगे, कंडक्टिविटी उसके हिसाब से चेंज होता जाएगा। सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट है तो कंडक्ट बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि आयंस ही नहीं है,
जैसे जैसे तुमने पानी बढ़ाना चालू किया, देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 है और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर इंफिनिटी है, तो इस रीजन में पानी एक्चुअली में बढ़ा रहे हो तुम, इसलिए कंडक्टिविटी बढ़ रहा है। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये तो एक एक्सपेरिमेंटल ग्राफ ही है, याद रखना है। हाँ, ये फॉर्मूला याद रखो। और बी क्या है? बी क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जिसको विच डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड करता है, ये जो है वो इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे NaCl को हम लोग बोलते हैं क्या? 1:1 इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, क्योंकि एक Na प्लस देता है और एक Cl माइनस देता है। CaCl2 को बोलेंगे 1:2 बिकॉज एक Ca2 प्लस और 2 Cl माइनस देता है, ठीक है। या फिर 2:1 भी बोल सकते हो। एक्चुअली कई बार इसको चार्जेस के ऊपर भी डिफाइन करते हैं, जैसे ये एक्चुअली चार्जेस के ऊपर डिफाइन करते हैं, +1 -1, ये +2 -1, तो इसको 2:1 बोलेंगे। खैर ये कॉन्वेंशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली इसके ऊपर कोई खास सवाल भी नहीं आता, इसके ऊपर कोई खास सवाल नहीं आता, सो डोंट वरी अबाउट इट। ये रिलेशन याद नहीं भी रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो क्वेश्चन कहाँ पे बनता है ना, जहां लॉजिक बन जाए, जहां कोई मैथमेटिकल रिलेशन बने। ये तो एक एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, तो इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आता है। वो रेशियो नहीं है, रेशियो नहीं है उमंग। जैसे NaCl में +1 कटायनिक चार्ज है, -1 अनायनिक चार्ज है, तो इसको 1:1 इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, मतलब कटायन का चार्ज 1, अनायन का चार्ज 1। CaCl2 को 2:1, मतलब कटायन का चार्ज 2, अनायन का चार्ज -1। MgSO4 को क्या बोलेंगे? 2:2। तो ये अब जैसे इनके ऊपर जो चार्जेस है ना, उसके ऊपर वो भी डिसाइड करता है कि ये जो B है उसकी वैल्यू क्या होगी। इज दैट क्लियर? ये लिख लो, इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकता है। इस पे क्या क्वेश्चन आएगा? कुछ नहीं, एक एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है बस। रिटन एवरीवन? दो इलेक्ट्रोलाइट में बी कंपेयर कैसे करेंगे? देखो बी, खुद सोचो, बी बेसिकली क्या है? कंडक्टिविटी उसकी ज्यादा होती है जिसके ऊपर चार्जेस ज्यादा हैं, ठीक है। कंडक्टिविटी उसकी ज्यादा होती है जिसके ऊपर चार्जेस ज्यादा हैं। तो जिसका चार्ज ज्यादा है, हाँ, बी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, बी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। टेम्परेचर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, चार्जेस ऑन कटायंस, हाइड्रेशन, ये सब पे डिपेंड करेगा। तो ये तो एक एक्सपेरिमेंटल चीज है ना, इसको याद करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो इसके हिसाब से चेंज होगा, ठीक है एवरीबॉडी। बी विल डिपेंड ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, like on temperature, nature of solvent, nature of electrolyte, charge on electrolyte, hydration of electrolyte, ये सारी चीजों पे डिपेंड करेगा। तो ये सारी चीजें तो एक्सपेरिमेंटल ही है ना। ये लिखना है क्या तुम्हें? डू यू वांट टू राइट दिस? बिकॉज दीज थिंग्स आर क्वाइट ऑब्वियस। लिखना है क्या? ये लिखना है तो लिख सकते हो कि बी किसके ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, हाइड्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, लिख लो फिर। वैल्यू ऑफ बी फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट, वैल्यू ऑफ बी डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला चार्ज क्या है? चार्ज ऑन कटायन एंड एनायन। दूसरा हाइड्रेशन कितना होता है उसका, हाइड्रेशन ऑफ कटायन एंड एनायन। देन यू हैव चार्ज हो गया, हाइड्रेशन हो गया, उसके बाद टेम्परेचर है, ओके, उसके बाद है नेचर ऑफ सॉल्वेंट,
देखो सॉल्वेंट की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तो कंडक्टिविटी बेहतर होती है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी बेहतर होती है, हाइड्रेशन ज्यादा है तो कंडक्टिविटी कम होती है, चार्ज ज्यादा है तो कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। तो ये फैक्टर्स हैं, उसके बेसिस पे तुम कंपेयर कर सकते हो। इज दैट क्लियर एवरीवन? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं? फाइन। तो ये सारी चीजें हैं। देयर आर अदर थिंग्स एज वेल, कुछ और भी फैक्टर्स हैं, अदर प्रॉपर्टीज। देखो एक प्रॉपर्टी होता है दैट इज कॉल्ड आयनिक मोबिलिटी। देखो ये उतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है आयनिक मोबिलिटी, बट हाँ तुम्हें आना चाहिए। व्हाट इज मोबिलिटी? मोबिलिटी क्या होता है बताओ? इट इज द एबिलिटी टू मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज द एबिलिटी ऑफ एन आयन, ability of an ion to move under the influence of electric field। तो अब मान लो एक आयन है, उसके ऊपर तुमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, जैसे पॉजिटिव लगा दिया, नेगेटिव लगा दिया, और यहाँ पे एक आयन है जो कि मूव कर सकता है, जैसे Na+ है। तो ये जो वेलोसिटी आयन पकड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ आयन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे उतना ज्यादा वेलोसिटी आयन अक्वायर करेगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो इसका जो वेलोसिटी और मोबिल इसके बीच में जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है उसको बोलते हैं मोबिलिटी। म्यू क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड मोबिलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है जिसको बोलते हैं मोबिलिटी। तो फिजिक्स में ये पढ़ाई होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बताओ? dV/dl पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ऑलरेडी? पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है ना। स्क्रॉल करूं नीचे? So in that case we can also write it like mobility of ion is equal to velocity of ions upon potential gradient। Fine, so this is also a relation which you can use। This is a relation which can also be used, that mobility is velocity of ions upon potential gradient। अच्छा, mobility is a property of ion charge carriers। ये charge carrier के ऊपर डिपेंड करता है। इज दैट क्लियर? ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? चार्ज कैरियर के ऊपर। कांस्टेंट का नाम है मोबिलिटी, इट इज म्यू। एक यू लिखो और एक डंडा लगा दो ऐसे। एक यू लिखो और उसके नीचे एक छोटा सा इस तरह का डंडा बना दो। एक सिंबल है, ग्रीक वर्ड है, वन यू नहीं है, दिस इज सिंबल म्यू। रिटन, दिस इज नॉट वन यू एवरीबॉडी, ये म्यू एक सिंबल है। हाँ, वो dV/dl है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट जैसे लिखना चाहो इलेक्ट्रिक फील्ड को वैसे भी लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बट ये दोनों यहाँ केमिस्ट्री में यूज करते हैं, फिजिक्स में भी यूज करते हैं वैसे। तो इन दोनों के टर्म्स में मैंने लिख दिया। ठीक है, मोबिलिटी इज वेलोसिटी ऑफ आयंस अपॉन पोटेंशियल ग्रेडियंट। एवरीबॉडी डन? सो मोबिलिटी कैन बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ आयंस अपॉन पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका यूनिट क्या होगा एवरीबॉडी? यूनिट क्या होगा बताओ? यूनिट क्या होगा बताओ? पर वोल्ट, पर वोल्ट बताओ।
मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। या फिर तुम बोल सकते हो मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड। दैट इज डीवी अपॉन डीएल। अथर्व पढ़ा है ना फिजिक्स में कि ई को लिख सकते हैं डीवी अपॉन डीएल। वैसे फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज भी होता है, बट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वी विल यूज डीवी अपॉन डीएल। डन एवरीवन। अच्छा ये तो पता है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कॉन्सेप्ट होता है, जिस आयन का हाइड्रेशन ज्यादा होता है उसकी मोबिलिटी कम होती है, ये पता है ना। हमने पढ़ा होगा, कब पढ़ा था ये, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था। जिसकी हाइड्रेशन ज्यादा होती है उसकी मोबिलिटी कम होती है। हाँ वो ऑब्वियसली, जैसे Li+ पानी में जाता है चीटी रहता है, बट वो हाथी बन जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, उसको घेर लेते हैं चारों तरफ से वाटर के आयंस। एक और चीज है, देखो, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी। देखो मोबिलिटी ज्यादा है यानी मूव करने की एबिलिटी ज्यादा है, तो मोलर कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगा उस आयन का। तो यहाँ पे लेमडा एम इज रिटन एज म्यू टाइम्स फैराडे, ये भी एक रिलेशन है। यूनिट बोल रहा है अथर्व वोल्टेज अपॉन, क्या बोल रहे हो, कैसे, एक बार चेक करो। ये भी एक रिलेशन है, देखो मोबिलिटी ज्यादा है तो कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगा, राइट। तो यहाँ पे F क्या है, इट इज 96500 कूलम। ये भी एक रिलेशन है कि मोबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? देखो ये जो टर्म है ना, ये सबसे कम यूज होता है। एक होता है ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एन आयन, ये टर्म सबसे कम यूज होता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। किसका यूनिट तुम्हें समझना है, किसका यूनिट समझना है? मोबिलिटी का। वेलोसिटी क्या होता है बताओ, वेलोसिटी ऑफ आयंस क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, राइट। और पोटेंशियल क्या, ग्रेडियंट क्या हो गया, वोल्ट पर सेकंड हो गया। ठीक है, डाउट है? अरे ये मीटर पर सेकंड लिख दिया यहाँ पे, और ये हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, सॉरी वोल्ट पर मीटर, करेक्ट। हाँ, ये मीटर पर सेकंड और ये वोल्ट पर मीटर। तो क्या हो जाएगा देख लो, मीटर स्क्वायर हो जाएगा और वोल्ट सेकंड हो जाएगा। ये वोल्ट पर मीटर है, ठीक है। हाँ, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, डाउट है? समझ में आया ना? मीटर पर सेकंड ऊपर वाला और नीचे वोल्ट पर मीटर, ऐसा कर लिया। And now let us talk about ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयन। देखो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयन क्या है, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट कैरिड बाय एन आयन, टोटल करंट कैरिड बाय एन आयन। मतलब क्या है, जैसे पानी में तुमने AlCl3 डाला, तो उसमें Al3+ होगा और 3Cl- होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव लगा दिया। तो जो भी चार्ज जा रहा है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ, वो चार्ज को कंडक्ट करने में 4 आयन इन्वॉल्व हैं, Al3+ और Cl-। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? ये जो टोटल चार्ज कैरी हो रहा है उसको आयंस कौन कौन से लेके जा रहे हैं, Al3+ और 3Cl-, राइट। तो जरूरी थोड़ी है दोनों बराबर चार्ज कैरी करें, इज इट नेसेसरी एवरीबॉडी? तो अलग अलग, अब मान लो एक से ज्यादा आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है, डबल सॉल्ट भी हो सकता है। तो ट्रांसपोर्ट नंबर का मतलब है कोई एक आयन कितना चार्ज कैरी कर रहा है। तो फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट कैरिड बाय एन आयन, जो टोटल का फ्रैक्शन इस पर्टिकुलर आयन ने कैरी किया, उसको हम बोलते हैं। तो ट्रांसपोर्ट नंबर लिखते हैं, लेट से TN, ट्रांसपोर्ट नंबर लिख देते हैं। ये हम लिखेंगे लेमडा m नॉट ऑफ
गिवन आयन अपॉन लैम्डा एम नॉट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जिस आयन की बात हो रही है उसने कितना कैरी किया अपॉन जो इलेक्ट्रोलाइट है उसने टोटल कितना कैरी किया, इसको ट्रांसपोर्ट नंबर बोलते हैं। इसने कितना चार्ज ट्रांसपोर्ट किया, फ्रैक्शन ऑफ टोटल चार्ज ट्रांसपोर्टेड बाय अ पर्टिकुलर आयन इज कॉल्ड इट्स ट्रांसपोर्ट नंबर। ठीक है एवरीबॉडी, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? ओके सी नाउ कमिंग टू द टॉपिक, जिससे अब तक जो चार्ज कैरियर्स के बारे में हमने पढ़ा है उसमें से जो एक्चुअली में क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो इस टॉपिक से आते हैं जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोलरॉश लॉ। स्क्रॉल अप। ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है? जैसे मान लो 10 फैराडे चार्ज कैरी कर रहा है कोई एक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, और उसमें 5 आयंस हैं, किसी एक आयन ने 1 फैराड कैरी किया, तो उसका ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होगा एवरीबॉडी? मान लो एक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो 10 फैराडे चार्ज कैरी करता है और उसमें एक पर्टिकुलर आयन लेट से के प्लस है जो कि 1 फैराड कैरी कर रहा है, 1 फैराडे, उसका ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होगा? 0.1। वही बताता है कि टोटल जो इलेक्ट्रोलाइट कैरी कर रहा है उसका क्या फ्रैक्शन कोई एक आयन कैरी कर रहा है, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर। ठीक है, जैसे मान लो 10 बस जो है 100 लोगों को टोटल लेके गई या फिर 1000 लोगों को टोटल लेके गई और एक बस से लेट से 50 लोगों को लेके गई, तो उसका ट्रांसपोर्ट नंबर हुआ 50/1000। ये टोटल लोग जो गए उसमें से उस बस ने कितने कैरी किए लोगों को। दैट क्लियर? यहाँ पे भी वही ट्रांसपोर्ट नंबर है। तो देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना रॉश लॉ। इससे मतलब यही जो है मेन टॉपिक है जो हमने चार्ज कैरियर्स में अब तक पढ़ा है, जिससे एक्चुअली में क्वेश्चन आएंगे। इफ यू सी द प्रीवियस क्वेश्चंस, देखो उसमें यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो देखो कोलरॉश लॉ जो है वो हमें पढ़ना है और इसके एप्लीकेशंस पढ़ने हैं। तो सबसे पहले देखो इसका मतलब क्या है। ये क्या कहता है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसका स्टेटमेंट है ये, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यदि हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात करें, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम बात करें, जब डिसोसिएशन क्या होता है एवरीबॉडी, कंप्लीट हो जाता है और उस पॉइंट पे अल्फा 1 होता है। ठीक है, दी मोलर कंडक्टिविटी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट the molar conductivity of an electrolyte is equal to the sum of molar conductivities of individual ions। मतलब समझ में आ रहा है? जैसे तुम लेमडा एम नॉट बात कर रहे हो Na2SO4 का, तो इसका टोटल कंडक्टिविटी किसके बराबर होगा? लेमडा एम नॉट या फिर इनफाइनाइट लिख दो Na+ और लेमडा एम इनफाइनाइट SO4 2-। ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तो पूरा का पूरा सॉल्ट टूट जाएगा ना, तो Na2SO4 ने जो भी कंडक्ट किया वो किसकी वजह से कंडक्ट किया? ये इसकी मोलर कंडक्टिविटी प्लस इसकी मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू इसकी मोलर कंडक्टिविटी। ये बात समझ में आ रही है एवरीबॉडी? प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। इनफाइनाइट मतलब डाइल्यूशन पे जब पूरा का पूरा सॉल्ट टूट जाएगा तो Na2SO4 ने जो कंडक्ट किया वो किसकी वजह से किया? चार्ज कैरियर्स की वजह से ही किया। तो हम लिख सकते हैं लेमडा एम इनफाइनाइट Na2SO4 is equal to 2 lambda m infinite Na plus lambda m infinite SO4 2-। इसमें 2 क्यों मल्टीप्लाई किया? बिकॉज सर्वेस Na2SO4 में 2 Na+ है ना। ये बात समझ में आ रही है? Na2SO4 में 2 Na+ है, तो एक Na+ का यदि जो भी कंडक्टिविटी, उसका डबल देखना पड़ेगा ना हमें। इज दैट क्लियर? Na2SO4 में
अरे तो इंडिविजुअल आयंस की बात हो रही है, तो इंडिविजुअली टोटल 2 आयंस है ना Na प्लस के, टोटल 2 आयंस है Na प्लस के ना Na2SO4 में। जो भी रिस्पेक्टिव आयंस आ रहे हैं, जैसे 3 होगा K3PO4 कहाँ लिखेंगे हम, तो 3 बार लिखना पड़ेगा। लेट से मैं लेमडा एम इनफाइनाइट या फिर लेमडा एम नॉट लिखता हूं AlCl3 के लिए, तो मुझे तो ऐसे लिखना पड़ेगा ना, लेमडा एम नॉट Al3 प्लस 3 लेमडा एम नॉट Cl माइनस, क्योंकि यहाँ 3 Cl माइनस है। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो, ये बात समझ में आ जानी चाहिए मेरे ख्याल से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एवरीबॉडी इज इट क्लियर? देखो कोलरॉस लॉ ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अब तक हम पढ़ रहे थे उसमें, ठीक है, और ये आसान है, इसमें ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। जैसे Na2SO4 को पानी में डालोगे तो Na2SO4 का जो कंडक्टेंस है वो किसके वजह से होगा, Na प्लस और SO4 2 माइनस के, तो इस तरह से लिखते जाएंगे। इतना ही नहीं, जैसे लेमडा एम तुम्हें लिखना है K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस, तो इसका भी कैसे लिखोगे बताओ, 2 लेमडा एम K प्लस प्लस 2 लेमडा एम Al3 प्लस, ठीक है, प्लस 4 लेमडा एम नॉट SO4 2 माइनस। कोई डाउट है इसमें किसी को? Is that clear or not? Okay, please write it down then. आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। जो इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट करेगा वो अपने आयंस को वैसे ही करेगा, तो उसके हिसाब से कर लेंगे। जनरल जैसे तुम्हारे पास कोई एक सॉल्ट है लेमडा एम AXBY, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x टाइम्स लेमडा एम नॉट ऑफ A Y पॉजिटिव प्लस y टाइम्स लेमडा एम नॉट ऑफ XB नेगेटिव, ठीक है, रिटन एवरीवन? एवरीडे रिटन? SO4 3 टाइम्स। आदित्य यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ भी एक SO4 है और यहाँ भी एक SO4 है, तो टोटल 4 हो जाएगा ना। यहाँ देखो ये एक SO4 यहाँ है और यहाँ एक SO4 3 है, तो 3 और 1 4 हो जाएगा। इज दैट क्लियर आदित्य? K2SO4 में भी एक SO4 है और Al2SO4 होल थ्राइस में 3 SO4 है, तो टोटल SO4 कितने हुए, 4 हो गए, राइट? so, उसके हिसाब से मैंने 4 लिखा है। आगे बढ़ जाए, एवरीबॉडी रिटन और नॉट? Can we define Kohlrausch law in terms of equivalent conductivities? इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डिफाइन कर सकते हैं क्या? जैसे मोलर कंडक्टिविटी के टर्म्स में डिफाइन किया, तो क्या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं? ओके, राइट इट डाउन। नो वन इज आस्किंग, स्क्रॉल अप, एक सेकंड करता हूं स्क्रॉल अप, ऊपर करूं? ये कैसे आया, एक्स बी वाई ऐसे डिसोसिएट होगा ना, एक्स ए वाई पॉजिटिव प्लस वाई बी एक्स नेगेटिव, तो ए वाई पॉजिटिव के एक्स आयंस और वाई बी नेगेटिव के वाई आयंस, बी एक्स नेगेटिव के वाई आयंस, वैसे लिखा है, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हम लिख सकते हैं एवरीबॉडी, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेमडा इक्विवेलेंट हमने क्या सीखा है, लेमडा एम नॉट अपॉन एन फैक्टर होता है, एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? हमने निकाला था नहीं निकाला था? लेमडा एम इनफिनाइट होता है लेमडा एम नॉट अपॉन एन फैक्टर। ओके, तो नाउ जैसे हम लिखना चाहते हैं क्या, लेमडा एम इक्विवेलेंट हम निकालना चाहते हैं Al2SO4 होल थ्राइस के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, लेमडा एम Al2SO4 होल थ्राइस डिवाइडेड बाय 6, राइट? इसका एन फैक्टर 6 है, ये सबको समझ में आ गया होगा। ए से हमने क्यों डिवाइड किया, क्योंकि एन फैक्टर 6 है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 लेमडा एम नॉट Al3 प्लस अपॉन 6 प्लस 3 लेमडा एम नॉट SO4 2 माइनस अपॉन 6। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जरा देखो ये क्या आता है, लेमडा एम नॉट Al3 प्लस अपॉन 3 प्लस लेमडा एम नॉट SO4 2 माइनस अपॉन 2, कोई दिक्कत?
एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। समझ में आ रही बात? अब देखो क्या है, Al3+ का एन फैक्टर भी तो 3 होता है, Al3+ का एन फैक्टर भी तो 3 होता है। अब देखो फिर से लेमडा एम, ये क्या आ जाएगा पता है, लेमडा एम इक्विवेलेंट नॉट आएगा Al3+ का, और इसका एन फैक्टर 2 होता है। देख लो फिर ये फॉर्मूला यूज करते जा रहे हैं, तो ये लेमडा एम ई नॉट SO4 2 माइनस आएगा। यानी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जब हम लिखेंगे तो हमें तो 2-3 फैक्टर्स देखने की जरूरत नहीं है। ये समझ में आ रहा है? जैसे वहां हम एक्स बी में एक्स मल्टीप्लाई करते थे ना, यहाँ कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इक्विवेलेंट, एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब एक इक्विवेलेंट कटायन और एक इक्विवेलेंट अनायन। तो यहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक फैक्टर्स 2-3 की आवश्यकता नहीं है, दे विल नॉट बी रिक्वायर्ड ओवर हियर, ये वो अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। एवरीबॉडी आई होप इज दैट क्लियर? अथर्व सी देखो मैं फिर से समझा देता हूँ, हमने ये सीखा है कि लेमडा एम इनफाइनाइट, लेमडा एम इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है लेमडा एम अपॉन एन फैक्टर। इज दैट क्लियर? तो अब देखो इसका एन फैक्टर 6 होता है, ये तो समझ में आ रहा है ना अथर्व? Al2SO4 का एन फैक्टर 6 होता है, ये तो समझ में आ रहा होगा। ओके, तो अब इसको हमने 6 से डिवाइड कर दिया। अब देखो इसमें 2 Al3+ डिवाइड बाई 6 प्लस 3 SO4 2 माइनस डिवाइड बाई 6, तो ये बाई 3 बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 को कैंसिल कर दिया 6 से, तो 3 आ जाता है। तो अब ये भी तो देखो कि लेमडा एम नॉट Al3+ डिवाइड बाई 3, और Al3+ का एन फैक्टर भी 3 है, तो ये तो लेमडा एम इक्विवेलेंट आ गया ना Al3+ के लिए। ये वाली बात समझ में आ रही है कैसे लिख दिया हमने इसको आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। और यहाँ पे भी देखो इसकी भी वही हो जाएगी बात। तो अब जब हम लेमडा इक्विवेलेंट लिखेंगे तो हमें 2-3 जो फैक्टर्स हैं उसकी आवश्यकता नहीं है। ये ऊपर वाला फॉर्मूला यूज किया हमने, लेमडा इक्विवेलेंट इज लेमडा मोलर अपॉन एन फैक्टर। उसी तरह यदि मुझे लेमडा इक्विवेलेंट K3PO4 के लिए लिखना है तो क्या आएगा, लेमडा इक्विवेलेंट ऑफ K प्लस लेमडा इक्विवेलेंट PO4 3 माइनस। यहाँ पे मुझे 2-3 लिखने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो यहाँ पे जो 2-3 लिखते हैं उसकी कहानी खत्म। इनफैक्ट यदि तुम सोचो कि लेमडा इक्विवेलेंट तुम्हें लिखना पड़ जाए K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस, इस तरह के डबल सॉल्ट के लिए तो क्या होगा? इस तरह के डबल सॉल्ट के लिए कैसे लिखोगे, कुछ सोचो। क्या आएगा ये, लेमडा एम नॉट K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस अपॉन एन फैक्टर, इसका क्या है एवरीबॉडी? इसका एन फैक्टर 8 है, ये तो समझ में आ रहा होगा। इसका एन फैक्टर 8 समझ में आया ना? तो अब जरा देखो क्या आता है, 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 8 आ रहा है। एवरीबॉडी इसका एन फैक्टर में किसी को डाउट है क्या? तो अब देखो कर दो, अब डिवाइड कर दो, 2 लेमडा एम नॉट K प्लस अपॉन 8 प्लस 2 लेमडा एम नॉट Al3+ डिवाइडेड बाई 8 प्लस 4 लेमडा एम नॉट SO4 डिवाइडेड बाई 8। अब देखो क्या आएगा, ये आएगा लेमडा एम नॉट K प्लस डिवाइडेड बाई 8 और लेमडा एम नॉट Al3+ डिवाइडेड बाई 4 प्लस लेमडा एम नॉट SO4 2 माइनस डिवाइडेड बाई 4, सॉरी 4 नहीं, यहाँ 2 आएगा। ठीक है, अब जरा देखो, तुम सोचोगे ये तो देखो क्या आ जाएगा, ये तो लेमडा एम इक्विवेलेंट ही आ गया ना SO4 2 माइनस का। फर्स्ट में 4 भी आएगा, हाँ इसमें भी 4 आएगा, ठीक है 2/8 है ना, ठीक है। तो इसका तो एन फैक्टर 1 ही है, तो ये आएगा लेमडा एम इक्विवेलेंट अपॉन 4, और ये आ जाएगा 3/4 लेमडा एम इक्विवेलेंट Al3+। ये समझ में आया मैंने 3/4 कैसे लिख दिया? एवरीबॉडी ये समझ में आया मैंने 3/4 कैसे लिखा? 3/4 कैसे लिख दिया एवरीबॉडी? देखो लेमडा एम नॉट क्या होता है, लेमडा एम नॉट होता है एन फैक्टर इंटू लेमडा एम इक्विवेलेंट नॉट, ठीक है, 3 गुना होगा। लेमडा एम नॉट जो है इसको मैं लिख दिया 3 लेमडा इक्विवेलेंट। तो देखो ना क्या है, एक इक्विवेलेंट कटायन का और एक इक्विवेलेंट अनायन का।
तो यहाँ पे डबल सॉल्ट के लिए भी यदि हम लिखते हैं तो भी तो सेम ही आता है, एक इक्विवेलेंट कटायन और एक इक्विवेलेंट अनायन। तो इक्विवेलेंट जब हम लिखेंगे ना तो यहाँ पर वो स्टोइचियोमेट्रिक फैक्टर जो है उतने इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएंगे। ये सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो कितनों को समझ में नहीं आ रहा है बताओ। एवरीबडी इज दैट क्लियर? ये वाला हमने कैसे कर दिया? वापिस एक बार लास्ट स्टेप देखो अथर्व, हमने यहाँ पे ये सीखा है कि लेमडा एम इक्विवेलेंट होता है लेमडा एम नॉट अपॉन एन फैक्टर। तो उस हिसाब से लेमडा एम नॉट क्या हो जाएगा? एन फैक्टर इंटू लेमडा एम इक्विवेलेंट नॉट। तो लेमडा एम नॉट जब एल3 प्लस था, एल3 प्लस का एन फैक्टर 3 होता है, सो कैन वी राइट 3 इंटू लेमडा एम इक्विवेलेंट ऑफ एल3 प्लस? ये तो लिख ही सकते हैं ना। ठीक है अथर्व, इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर कैसे लिख दिया ये समझ में आ रहा है? एल3 प्लस का एन फैक्टर 3 है तो यहाँ सीधा इक्वेट कर दिया मैंने। डबल सॉल्ट्स में कटायंस और अनायन रेशियो में डिवाइड होते हैं ना? हाँ बिल्कुल रेशियो में डिवाइड होते हैं ना। जैसे ये देखो 1/4 और ये 3/4 आया। कटायन और अनायन टोटल के इक्विवेलेंट हमेशा बराबर आता है ना। एवरीबॉडी आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? वन इक्विवेलेंट कटायन कैसे? देखो ये 1/4 है और ये 3/4 है, तो 1/4 प्लस 3/4 1 हुआ ना। ठीक है आर्यन, 1/4 प्लस 3/4 कितना हुआ? 1 हुआ ना। और किसी को डाउट है? आगे बढ़ जाएं? और किसी को डाउट है? आगे बढ़ जाते हैं फिर। देखो अब ये तो हमने कोलरॉस लॉ सीखा है कि बहुत आसान है। मोलर कंडक्टिविटी आयन का जो भी जैसे Al2SO4 है तो 2 टाइम्स Al3 प्लस और SO4 3 माइनस है, 3 बार है तो 3 टाइम्स SO4 2 माइनस, वैसा कर लेंगे। और इक्विवेलेंट डायरेक्टली ऐड करते हैं, वहां कुछ नहीं देखते। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन क्या है? व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉस लॉ? सी कोलरॉस लॉ हैज अ रेंज ऑफ एप्लीकेशंस। कोलरॉस लॉ के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉस लॉ, इसका यूज क्या है? सी सबसे पहला यूज क्या है? टू डिटरमिन lambda m naught of an unknown electrolyte from lambda m naught of known electrolytes। ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? मान लो तुम्हारे पास लेमडा एम नॉट एसिटिक एसिड का है, तुम्हारे पास लेमडा एम नॉट CH3COO Na का है, तुम्हारे पास लेमडा एम नॉट लेट्स से एसिटिक एसिड दे दिया और HCl का है। इसका सपोज P है, इसका Q है और इसका वैल्यू R है। तो तुमसे यदि ये तीन चीजें दी हुई हैं और तुमसे पूछ लिया कि लेमडा एम नॉट NaCl का क्या होगा, तो तुम बता सकते हो क्या? एवरीबॉडी मान लो तुम्हें इसका लेमडा एम नॉट दिया हुआ है P, इसका दे रखा है Q और इसका दे रखा है R, तो NaCl का लेमडा एम नॉट निकाल सकते हो क्या? तीन वैल्यूज दी हुई हैं तीन अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दी हुई है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तो सब टूट जाएंगे ना पूरी तरह से। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एवरीबॉडी a weak electrolyte will also behave like a strong electrolyte। तो ये समझ में आ रहा है कैसे करोगे? तो आंसर बताओ। तो देखो तुम्हें चाहिए Na प्लस और Cl माइनस, तो Na प्लस और Cl माइनस यहां से आएगा, तो ये आ जाएगा क्या? Q प्लस R माइनस P। ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? ये Q प्लस R माइनस P आएगा ना। अरे देखो तुम्हें Na प्लस और Cl माइनस चाहिए, जैसे तुम्हें यदि लेमडा एम नॉट चाहिए NaCl का तो तुम्हें 2 n चाहिए, तो तुम क्या कर दोगे? इन दोनों को ऐड करोगे, तो तुम लिखोगे लेमडा एम CH3COONA प्लस लेमडा एम नॉट HCl माइनस
लेमडा एम नॉट एसिटिक एसिड। तो देख लो यहाँ पर CH3CO माइनस, और यहाँ तो अब तुम्हें क्या मिल रहा है देखो, लेमडा एम नॉट CH3CO माइनस प्लस लेमडा एम नॉट Na प्लस प्लस लेमडा एम नॉट H प्लस प्लस लेमडा एम नॉट Cl माइनस। आगे बढ़ जाए, इसे स्क्रॉल करें। इनफाइनाइट डाइल्यूशन, हाँ यदि इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं है तो नहीं कर पाएंगे वेदांत, क्योंकि फिर वीक एसिड का अलग होगा। ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ही करेंगे। ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ही करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो तुम्हें ये कैंसिल हो जाएगा और तुम्हें क्या मिल जाएगा, लेमडा एम Na प्लस प्लस लेमडा एम Cl माइनस, जो कि NaCl का आ जाएगा। तो आंसर आएगा Q प्लस R माइनस P। ये सबको समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? Q प्लस R माइनस P कैसे बोल दिया? प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। ये समझ में आ रही है बात? ओके, ये सबने लिख लिया? रिटन एवरीवन? ओके, अब एक छोटा सा क्वेश्चन दूंगा, इसका करना सॉल्व। मैं निकालना है लेमडा एम नॉट किसका, ऑक्सैलिक एसिड का H2C2O4 का। ये क्या है, दिस इज योर क्वेश्चन, और गिवन क्या है देखते हैं। लेमडा एम इक्विवेलेंट दिया है, देखो थोड़ा क्वेश्चन ध्यान देना। लेमडा एम इक्विवेलेंट दिया है तुम्हें Na2C2O4 का, ये ध्यान से देखना। लेमडा एम इक्विवेलेंट है, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स है, ठीक है। उसके बाद लेमडा एम दिया है H2SO4 का। देखो यहाँ पर देख लेना, अलग अलग चीजें हैं, हर जगह लेमडा एम नहीं दिया है, कहीं लेमडा एम इक्विवेलेंट भी दिया है, ठीक है। और लेमडा एम इक्विवेलेंट दिया है तुम्हें Na2SO4 का, जो कि है ये चीजें दी हुई है, और इसका लेमडा एम पूछा है। दिस इज 400, दिस इज 700 एंड दिस इज 450। नहीं, ये 450 है, 450 700 400, 450 है, ये 700 या 400 है। नहीं नहीं तन्मय, एक्चुअली तुम देखो यहाँ पे लेमडा में इक्विवेलेंट दिया है, यहाँ पे लेमडा में इक्विवेलेंट दिया है, और यहाँ तुम्हें लेमडा मोलर पूछ रहा है, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा तुम्हें। अच्छा, लेमडा एम 600, हाँ 600 इज करेक्ट तन्मय, योर आंसर इज फाइन। सबका आ गया आंसर? अरे एन फैक्टर तो सबके केस में दो ही है, तो इसका लेमडा एम नॉट क्या आ जाएगा, इसकी बात कर रहे हैं, ये आ जाएगा 800। इसका लेमडा एम नॉट क्या आएगा एवरीबॉडी, ये तो लेमडा एम नॉट ही है 700, और इसका लेमडा एम नॉट क्या आएगा 900। तो अब क्या करोगे बताओ, एन यहाँ किसको किसको ऐड करोगे, इन दोनों को, राइट, और इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तुम्हारा आएगा आंसर क्या आ जाएगा बताओ एवरीबॉडी, 800 प्लस क्या, H2C2O4 ना, तो H2 यहाँ से मिलेगा, ये यहाँ से मिलेगा, 800 प्लस 700 माइनस 900 इज इक्वल टू 600। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? इसमें किसी को डाउट है 600 कैसे आया? सब मोलर कंडक्टिविटी में कन्वर्ट कर लो, एन फैक्टर 2 होता है ना। Everybody please respond in the chat box. Lambda m equivalent is equal to lambda m naught by 2। तो lambda m naught में सबको कन्वर्ट कर लेना है बस, और उसके बाद ऐड कर देना, इतना ही तो है। So this is the first, you can say this is the first application। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? ओके, दूसरा एप्लीकेशन क्या है? दूसरा एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, calculation of degree of dissociation and hence dissociation constant Ka for a weak electrolyte या फिर weak acid बोल सकते हो। देखो मान लो तुम्हारे पास CH3COH है जो कि डिसोसिएट होता है CH3CO- और H+ तक, ठीक है। T इज इक्वल टू 0 पे कुछ नहीं था, ये C था, ये 0 0, T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रिया पे C माइनस सी अल्फा सी अल्फा, T इज इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी बोल सकते हो इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब वॉल्यूम इनफाइनाइट कर दिया तो ये C हो जाएगा। तो यहाँ पे तो मैक्सिमम होगा ना, तो यहाँ पे यदि लेमडा एम नॉट है मोलर कंडक्टिविटी, तो यहाँ पे लेमडा एम होगा। तो अल्फा क्या होगा एवरीबॉडी, अल्फा क्या आएगा, लेमडा एम अपॉन लेमडा एम नॉट। ये समझ में आया? 650 कथन तुम्हारा 650 आ रहा है, देखो कितना आता है ये, 800 प्लस 700 1500, 1500 माइनस 900, देखो कितना आ रहा है। तो ये समझ में आया एवरीबॉडी? जब सी जो है वो लेमडा सी जो है मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जब चार्ज कैरियर सी पहुंच गया तो ये लेमडा एम नॉट है, और गिवन कॉन्सेंट्रेशन पे यदि लेमडा एम है सी अल्फा, तो सी अल्फा बाई सी तो आ ही जाएगा ना। सी अल्फा जो है वो ये जनरेट कर रहा है और सी जो है वो ये जनरेट कर रहा है, तो सी अल्फा बाई सी प्रोपोर्शनल होगा ना लेमडा बाई सी। ये समझ में आ रहा है तुम्हें कि सी अल्फा जो है वो लेमडा एम जनरेट कर रहा है और सी जनरेट कर रहा है लेमडा एम नॉट, तो सी अल्फा बाई सी क्या जनरेट करेगा, अल्फा जनरेट करेगा ना। सो यदि हमारे पास लेमडा एम दिया है और लेमडा एम नॉट दिया है तो हम अल्फा निकाल सकते हैं क्या एवरीबॉडी, हम अल्फा निकाल सकते हैं। यहाँ पे डेबाई वाली इक्वेशन नहीं लगा सकते क्योंकि ये वीक एसिड है, ठीक है। वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है वेदांत। तो यदि हमारे पास गिवन कॉन्सेंट्रेशन पे लेमडा पता है मतलब और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लेमडा नॉट पता है तो हम अल्फा निकाल सकते हैं। और जब हम अल्फा निकाल लेंगे एवरीबॉडी, जब हम अल्फा निकाल लेंगे तो हमें ए नहीं निकल जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा होता है। हमें सी पता है, हम अल्फा पुट कर देंगे लेमडा एम अपॉन लेमडा एम नॉट। इज दैट क्लियर? हम अल्फा पुट कर देंगे लेमडा एम अपॉन लेमडा एम नॉट। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है। तो एक और एप्लीकेशन कर लेते हैं इसके ऊपर। ये इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना एवरीबॉडी? इज इट क्लियर? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए सेम नहीं होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के निकालने की जरूरत ही क्यों होगी सुजल, ये बताओ। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने की जरूरत थोड़ी होती है, वो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होती है ना। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। देखो इसका यूज करके हम वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट KSP for a given salt using lambda m and lambda m नॉट। देखो क्या है लेमडा एम या लेमडा एम नॉट यूज करके हम KSP कैसे निकाल सकते हैं। ये बड़ी आसान सी बात है। जैसे मान लो तुम्हारे पास AgCl है पानी में, तो Ag प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट होता है, तो ये S इसकी सॉल्युबिलिटी होती है। ये तो समझ में आ रहा है ना। तो उस पॉइंट पे जो तुमने लेमडा एम मिला है तुम्हें, वो क्या आएगा, कापा इंटू 1000 अपॉन एस। तो अब यदि तुम्हारे पास सी, यदि तुम्हारे पास लेमडा एम नोन है, कापा नोन है, तो तुम एस निकाल सकते हो, ठीक है। और एस निकल जाएगा तो के एस पी आ जाएगा एस स्क्वायर। उसी तरह से कोई सॉल्ट है ए एक्स बी वाई टाइप, तो वो डिसोसिएट होता है एक्स ए वाई पॉजिटिव प्लस वाई बी एक्स नेगेटिव, तो इसका एक्स एस और इसका वाई एस। तो यहाँ पे भी लेमडा एम निकल जाएगा क्या,
कापा इंटू 1000 अपॉन एस, और के एस पी क्या आएगा एवरीबॉडी? के एस पी क्या आएगा? के एस पी आएगा एक्स एस की पावर एस एक्स एंड वाई एस की पावर वाई, यानी x की पावर x, y की पावर y, s की पावर x प्लस वाई। इसमें किसी को डाउट है एवरीबॉडी? इज इट क्लियर और नॉट? ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? प्लीज राइट इट डाउन देन। तो ये कोलरॉस लॉ के एप्लीकेशंस हो गए। एवरीबॉडी रिटन और नॉट? ये लिख लिया? एवरीबॉडी रिटन और नॉट? प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। टॉपिक खत्म हो गया कोलरॉस लॉ। कोलरॉस लॉ खत्म हो गया। अब जो अपना टॉपिक है ना, वो है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। और जो एक्चुअल में पूछते हैं, और कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन मेंस में नहीं आता है, तो मेंस लेवल पे तो अपना चैप्टर खत्म हो गया है। थोड़ा बहुत पढ़ना होता है। एडवांस लेवल के टॉपिक्स है, एक टॉपिक है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन है, ठीक है, वो बचा है। बाकी सम कमर्शियल सेल एंड बैटरीज होते हैं, वो तो याद करना है। बैटरी वगैरह पढ़ना होगा, वो याद करना होता है, कुछ रिएक्शन स्पेसिफिक। बट जो लॉजिकल पार्ट है मेंस लेवल तक वो खत्म हो गया। एडवांस का एक टॉपिक बचा है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, वो हमें करना है, ठीक है। तो अभी हम कोलरॉस लॉ के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है एवरीबॉडी। वी विल टेक अप फ्यू क्वेश्चंस ऑन कोलरॉस लॉ, ठीक है। तो चलो चालू करें। तो देखो, इसमें किसी को डाउट है क्या? इसमें किसी को डाउट है? कोलरॉस लॉ में अभी तक कोई डाउट है? अल्फा निकालते हैं, केएसपी निकालते हैं, यही सब काम है इसका। तो एक दो क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। लिखा है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस कापा, क्वेश्चन है स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 मोलर CH3COOH at 25 degrees Celsius is 3.9 into 10 raised to the power of -4 Siemens centimeter inverse, ठीक है। If lambda infinite H plus and lambda infinite CH3COO minus are 349, this is 349 and 41 Siemens centimeter square mole inverse respectively, then calculate alpha। then अल्फा क्या होता है एसिड के लिए, ये बताइए। अल्फा एसिड के लिए क्या होगा? ऑप्शंस दूं या निकालोगे? टेन की पावर -5। एवरीबॉडी क्या है? 0.1 नहीं। अच्छा कैलकुलेट, अच्छा देन कैलकुलेट, सी 100 अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? अब ये एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, आंसर हो सकता है 1 0 से लेके 9 के बीच में। 100 अल्फा क्या होगा बताओ? ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन बन गया। अब बताओ। 1 है, ओके, बाकी लोग को ट्राई करने दो। ओके, एनीबॉडी एल्स? किसी का आंसर आया अदर देन द फ्यू पीपल हु हैव आंसर्ड? आंसर इज एक्चुअली 1%, ठीक है। देखो लेमडा एम कैसे निकालोगे? लेमडा एम निकालोगे कापा इंटू 1000 अपॉन सी, जो कॉन्सेंट्रेशन है। तो
अब ये 0.1 है, so you can write this is 3.4 into 10 raised to minus 4 into 10 raised to 3 upon 10 raised to minus 1. So this is 3.9 into 10 raised to minus 1 upon 10 raised to minus 1. Fine. I hope it is clear. ये 3.9 आता है. ये बात समझ में आ रही है सबको, नहीं आ रही? अब lambda m infinite जो आएगा CH3COH के लिए वो आ जाएगा 349 plus 41. ये क्या आएगा 390. अब देखो ना अल्फा क्या आएगा. अब अल्फा क्या आ रहा है? अल्फा आ रहा है 3.9 अपॉन 390, 1/100 आ रहा है. तो तुमसे पूछा मैंने 100 अल्फा निकालो, तो 100 अल्फा क्या आएगा? 1 आएगा ना. एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? किसी को डाउट है इसमें पूछ लो. इसमें किसी को डाउट है क्या? एवरीबॉडी क्लियर और शुड वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग. देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि kappa for saturated solution of AgCl. AgCl saturated. रुक जाओ. Write it down then. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है kappa for AgCl saturated. ठीक है, ये आपको दे रखा है 2.3 into 10 raised to power minus 6 Siemens centimeter square. सॉरी, Siemens centimeter inverse. कैलकुलेट KSP. KSP AgCl का क्या होगा ये बताइए. ये क्वेश्चन है. लेमडा Ag प्लस का दे रखा है आपको 69.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और लेमडा m Cl माइनस का दे रखा है आपको 76.3 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. ठीक है, ट्राई करो. Everybody done? ट्राई कर रहे हो नॉट? ट्राइंग और नॉट एवरीबॉडी? ट्राई कर रहे हो? ठीक है. टू पॉइंट फाइव. अच्छा, तुम्हारा सॉल्युबिलिटी क्या है? तुम्हारा क्या है? 2. हाँ सौरभ, सही है सही है सही. नहीं तुम्हारा 2 नहीं, 10 के पावर -10 आएगा सौरभ. तुमने -12 बताया. 10 के पावर -10 आएगा. चेक करो एक बार कैलकुलेशन. हाँ अद्वैता, योर आंसर इज फाइन. मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, डोंट वरी.
ठीक है सौरभ, योर आंसर इज फाइन. कथन, यूर आल्सो करेक्ट टू अ सर्टेन एक्सटेंट. आपका आंसर भी सही है. नहीं तन्मय, जो हमारा आंसर सही नहीं है. फाइन, हाँ सही है. वेदांत, योर आंसर इज आल्सो फाइन. आदित्य, नो नो, योर आंसर इज नॉट करेक्ट. देखो एक बात बताओ, जब हम, ठीक है, जो लोग आंसर कर लिए देर आर वेरी गुड, जो लोग नहीं भी किए कोई टेंशन वाली बात नहीं. देखो लेमडा एम AgCl का क्या हम लिख सकते हैं लेमडा एम Ag प्लस, अरे इनफाइनाइट डाइल्यूशन यदि नहीं भी रहेगा तो भी हम क्या कोलरॉस लॉ नहीं लगा सकते हैं? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम कंपेयर कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ. बट यदि इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं भी है और AgCl कंडक्ट कर रहा है तो वो किसकी वजह से कंडक्ट कर रहा होगा? वो Ag प्लस और Cl माइनस की वजह से ही कंडक्ट कर रहा होगा. इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे फायदा क्या होता है? हम स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट को एक जैसा मान लेते हैं, राइट? क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अल्फा सबका 1 हो जाता है. बट यदि इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं भी है तो भी हम ऐड तो कर ही सकते हैं ना. एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? यदि इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं भी है तो भी तो कंडक्टिविटी कटायन और अनायन के वजह से ही होगा ना. तो अब देखो इसका ये वैल्यू कितना आ जाता है, ये आता है 1, ठीक है, ये आएगा 61.9 प्लस 76.3, तो ये आता है वैल्यूज 138.2. हाँ 138.2. ठीक है, तो 138.2 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. अब ज्यादा टेंशन थोड़ी लेना है यहाँ पे. यहाँ पे बस इतना कर देना है, लेमडा एम होता है a इंटू 10⁻³ अपॉन s. ये 138.2 आ गया. के आपको दे रखा है 2.6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻³ अपॉन s निकाल लीजिए. 2.3 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन, सॉरी -3 +3 होगा अपॉन 138.2. ठीक है, ये आ जाएगा क्या 2.3 इंटू 10⁻³ अपॉन 1.382. ये आ जाएगा -2. सो 2.3 अपॉन 1.382 इंटू 10⁻⁻5. तो ये एवरीबॉडी ये क्या आएगा? दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1.66. चेक कर लो, 1.66 होगा ये इंटू 10⁻⁻5, राइट? तो अब KSP क्या आएगा? KSP आ जाएगा s स्क्वायर, that is 1.66 square into 10⁻⁻5. this will be approximately 2.7. चेक कर लो कितना आ रहा है. 2.7 into 10⁻7 आएगा, राइट? नहीं, वो 1.66 into 1.66 बोल रहा हूँ. 2.75 के आसपास आएगा ये. 10 की पावर, हाँ 10 की पावर तो -10 ही होगा. 10 की पावर तो -10 होगा. ठीक है एवरीबॉडी, तो ये हो जाएगा आंसर 2.755 इंटू 10 की पावर -10. -3 होगा. कहाँ पे -3 होगा? कहाँ पे बोलना चाह रहे हो कथन? एस में क्या दिक्कत है? एक कैलकुलेशन में मैंने 138 को लिख दिया, यहाँ पे 1.382 लिख दिया 138 से. ठीक है, चेक कर लो अपने से, एक बार करके देख लो खुद से, एक बार ट्राई करके. एवरीबॉडी ठीक है? इसमें किसी को डाउट है? देखो ये अपना कोलरॉस लॉ, एक्चुअल आंसर एक्सपेरिमेंटल से कम नहीं होगा वेदांत. एक्चुअली में यदि हम सोचो, यदि हमारे पास इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं भी है, एवरीबॉडी यदि हमारे पास इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं भी है तो भी एक्चुअली में हम लगा सकते हैं कोलरॉस लॉ. बिकॉज जो भी है वो तो सेकेंड स्टेप में उधर वाला 10⁻⁻10 आएगा. कौन से सेकेंड स्टेप में? ये इसका भी स्क्वायर है. क्या बोलना चाह रहे हो? किधर, कौन सा सेकेंड स्टेप? अच्छा ये बोल रहे हो, इसकी बात कर रहे हो क्या? ये तो स्क्वायर है ना, तो ये तो ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई होगा ही. ओके एवरीबॉडी, और किसी को डाउट है इसमें कुछ? तो देखो आज जो हमने पढ़ा है ना, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोलरॉस लॉ. और कोलरॉस लॉ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं.
ठीक है, तो कोलरॉज लॉ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है सबको। क्वेश्चंस मैं होमवर्क दे दूंगा तुम लोगों को। और कोई डाउट है तो बताओ। ऑलरेडी आज के क्लास में कोई डाउट है किसी को इन व्हाट वी हैव लर्न टुडे? Any doubt everybody? Please respond in the chat box. फाइन फाइन। तो ठीक है, तुम्हारा क्या डाउट था वेदांत? 3/4 एल्यूमिनियम वाला। Actual answer I don't mean what I don't understand. एक सेकंड रुक जाओ, I will unmute you and you can ask, tell me what you want to ask. बोलो। सर हाँ सर इसमें कोलरॉस लॉ, अभी इसमें कोलरॉस लॉ लगा है ना, पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं था, तो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट से जो आंसर आएगा वो कम होगा ना, जो कोलरॉस लॉ से कैलकुलेट हाँ, करके मतलब आंसर। जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आएगा उससे तो कम होगा, मतलब हाँ सॉल्युबिलिटी उससे कम होगा, तो हाँ वही केएसपी बोल उससे रहा भी हूँ। कम होगा, तो वो बोल रहे हो क्या? हाँ ठीक। हाँ ठीक। अथर्व तुम्हें पूछना है 3/4 एल्यूमिनियम। 3/4 एल्यूमिनियम, अच्छा ये वाला केस। ये इसमें क्या पूछना चाहते हो अथर्व? इसमें तुम्हारा क्या डाउट है? तुम्हें भी अनम्यूट करके बताओ क्या डाउट है। वो कैसे आया? अरे एक्चुअली में ये रिलेशन होता है n जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लेमडा एम नॉट, इट इज n फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लेमडा इनफिनाइट लेमडा इक्विवेलेंट नॉट। ये समझ में आ रहा है? तो एल्यूमिनियम का n फैक्टर 3 होता है, ठीक है अथर्व? एल्यूमिनियम का n फैक्टर 3 होता है। तो लेमडा m को जब हम इससे रिप्लेस करेंगे, जरा देखो यहाँ पे, लेमडा m को जब हम इससे रिप्लेस करेंगे, यहाँ लेमडा m था राइट, यहाँ लेमडा m है और हम इससे रिप्लेस कर रहे हैं, तो हमको 3 मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर जो कि 3 होता है मल्टीप्लाइड बाय लेमडा m इक्विवेलेंट नॉट लिखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर और नॉट? अथर्व इज दैट क्लियर? अथर्व प्लीज रिस्पॉन्ड। ठीक है भाई, गुड बाय, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास देन। ओके।